हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा सब्जेक्ट एक हाई सिंगल वीडियो में। मुझे पता है आपका NET एग्जाम पास हाई आने वाला है, इसलिए इस चैनल पर अब महा रिविजन आएगा, वो भी एकदम वन शॉट। और अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स या आईपैड नोट्स, वो भी बहुत हाई अफोर्डेबल प्राइस पर, तो शुरू के 2 चैप्टर्स में मैंने आपको एक झलक दिखाई भी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरा चैप्टर एक शॉट में खत्म। तैयार हो जाओ, पेन और नोटबुक ले लो और एंड तक जरूर देखना। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तुम लोगों का NET ऑडियो मेंटोर फिर से आ गया है। अगर तुम्हें मियर प्रीमियम हैंड रिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक भी वीडियो मिस मत करना। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरा इंसर्ट कवर करेंगे एकदम दिल से, एंड तक सनोज तो कुछ नहीं छूटेगा। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सिस्टम्स, उनके ऑर्गन्स, गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और लैक्टेशन सब कुछ आता है। टेंशन मत लेना, स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं पहले। ये पेल्विस रीजन में होता है। इसमें होता है पेयर ऑफ टेस्टीज, ये ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टीज बनाते हैं स्पर्म और सेक्स हार्मोन्स। एक्सेसरी डक्ट्स में आता है रीड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये स्पर्म को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल पेयर में होते हैं, प्रोस्टेट सिंगल। ये ग्लैंड्स सेमेन बनाने में हेल्प करते हैं। सेमिनल वेसिकल 60 to 70% सेमेन का फ्लूइड बनाता है, एल्कलाइन होता है, इसमें फ्रक्टोज और क्लॉटिंग एंजाइम होता है। प्रोस्टेट एसिडिक सिक्रीशन देता है, 20 to 25% सेमेन का पार्ट। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है। सेमेन में स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों मिलकर सेमेन बनते हैं। ओके, अब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस और स्क्रोटम। पेनिस के टिप पे फोरस्किन होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन। पेनिस से ही यूरिन और सेमेन बाहर आते हैं, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। टेस्टीज स्क्रोटम पाउच में होते हैं। स्क्रोटम लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, 2-2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ओके, टेस्टीज के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। हर लॉब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वही स्पर्म बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को। ओके, ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये LH के इन्फ्लुएंस से टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। सर्टोली सेल्स FSH से ADP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर बनते हैं। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर म्यूसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को स्पर्मेजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मिएशन मतलब मैच्योर स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना। ओके, स्पर्म का स्ट्रक्चर हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में न्यूक्लियस और एक्रोसम होता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गैमीट और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ओवरीज यूटेरस और पेल्विक वॉल से लिगामेंट से अटैच्ड होती है। बाहर से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ओवरी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला होता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट 10 to 12 सेंटीमीटर्स होता है। इसके पार्ट्स फिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्फंडिबुलम, फनल शेप, अम्पुल्ला, वाइडर पार्ट, यही फर्टिलाइजेशन होता है, और इस्थमस, नैरो पार्ट। यूटेरस या वूम्ब इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है।
यूटेरस की वॉल्स पेरिमेट्रियम, आउटर, मामीट्रियम, मिडल, थिक, स्मूथ मसल डिलीवरी में कॉन्ट्रैक्ट करता है और एंडोमीट्रियम, इनर, ग्लैंडुलर, मेंस्ट्रुएशन में शेड होता है। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनते हैं। ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मॉस प्यूबिस, फैट कुशन विथ प्यूबिक हेयर। लेबिया मजोरा, फ्लेशी फोल्ड्स, लेबिया मिनोरा, पेयर्ड फोल्ड्स, क्लिटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक, अपर टू लेबिया मिनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग। हाइमेन वजाइना ओपनिंग को पार्शली कवर करता है, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स या साइक्लिंग से भी टियर हो सकता है, सो रिलायबल साइन नहीं है। ओके, मैमरी ग्लैंड फीमेल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। ब्रेस्ट में मैमरी लोब्स, एल्वियोली, डक्ट्स, अम्पुल्ला, लैक्टिफेरस डक्ट्स, निपल और अरेओला होते हैं। एल्वियोली मिल्क प्रोड्यूस और स्टोर करते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स मिल्क निपल तक ले जाते हैं। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को लैक्टेशन कहते हैं। ओके, गैमीट फॉर्मेशन में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में उजेनेसिस होता है। मेल में प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू उजेनेसिस रेगुलेट होती है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हार्मोन्स और साइकिल के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से होता है। जाइगोट बनता है, क्लीवेज होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो यूटेरस में इम्प्लांट होता है। प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स का जेस्टेशन होता है, उसके बाद पार्ट्यूरेशन, बेबी बर्थ और फिर लैक्टेशन। ओके, तो ये था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फुल कॉन्सेप्ट। सब कुछ इंसर्ट से लाइन बाय लाइन कवर्ड। तुम बस इसको ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, और अगर प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, एक भी वीडियो मिस मत करना। तुम डॉक्टर बनोगे। मैं हूं तुम्हारा एनईटी ऑडियो मेंटोर। ऑल द बेस्ट। ओके, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। व्हाट्सएप पे अगर तुम्हें मियर प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो बस एक बार मैसेज कर देना और फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आज हम एकदम एंड टू एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, क्लास 12th जूलॉजी एनईटी 2026 के लिए। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर मेडिकल प्रैक्टिस और एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। पूरा इंसर्ट प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा, सब कुछ एनिमेटेड वे में समझेंगे, इजी लैंग्वेज में, जैसे मैं तुमसे बैठ के बात कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। WHO के हिसाब से जब तुम्हारा फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबीइंग कंप्लीट हो तब हम बोलते हैं, हाँ भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की नींव है, जिसके तुम फ्यूचर आर्किटेक्ट्स बनोगे। इंडिया पे प्राउड फील करो, क्योंकि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको सोशल गोल बनके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था 1951 में। सोचो, उस वक्त से ही हमारे देश ने इस मुद्दे की गहराई को समझा। आजकल ये प्रोग्राम RCH के अंडर चलता है। RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका मेन एम क्या है? लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में अवेयर बनाना, चाहे ऑडियो विजुअल हो, प्रिंट मीडिया हो, NGOs हो या गवर्नमेंट हो। बट सबसे बड़ा रोल किसका है? पेरेंट्स और टीचर्स का। और सेक्सुअल एजुकेशन का भी इंट्रोडक्शन इसी के अंडर आता है। ये अवेयरनेस हाई कल की सेहतमंद पीढ़ी की चाबी है, जो हम सब मिलकर बनाएंगे। ओके, पॉपुलेशन की बात करें तो इंसर्ट के हिसाब से 2011 सेंसस में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस दैन 2% था। और FIR भी पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? क्योंकि डेथ रेट कम हो गई है, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हो रही है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग भी बढ़ रहे हैं और हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे रिसोर्सेज सबके लिए काफी हो। एमनियोसेंटेसिस नाम का एक टेस्ट होता है जो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट करने के लिए होता है, पर इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड को रोकना जरूरी था। ये एक कदम है इंसानियत की तरफ, हर जीवन को उसकी इज्जत और अधिकार देने की दिशा में। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीधा हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फीमेल प्राइमेट्स में साइक्लिक चेंजेस का प्रोसेस है।
एवरेज 28 to 29 दिन का साइकिल होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 दिन, ब्लीडिंग, FIR फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकल्स ग्रो, एंडोमेट्रियम रिपेयर, ओव्यूलेटिव फेज, लगभग 14th डे, LH सर्ज से ओवम रिलीज, और FIR ल्यूटियल सिक्रीटरी फेज, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, होते हैं। इस पूरे साइकिल को हार्मोन्स जैसे FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट करते हैं। इस साइकिल को समझना फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये कुदरत का एक बेहतरीन सिस्टम है और इसकी समझ हर लड़की और महिला के लिए एम्पावरमेंट है। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स समझते हैं। पहले है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर रिस्क हाई होता है क्योंकि इसमें ओवम और स्पर्म का मिलना अवॉइड करते हैं। जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 17th दिन तक अवॉइड करो क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है। विथड्रॉयल मेथड भी है, इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस विथड्रॉ कर लेना। एक और नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल इमेनरिया, ये हार्मोन बेस्ड होता है। जब बेबी बर्थ के बाद मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ये 6 मंथ्स तक इफेक्टिव होता है। ओके, अब आते हैं बैरियर मेथड्स पे। इनका काम है स्पर्म को सर्विक्स के थ्रू अंदर नहीं जाने देना। एग्जाम्पल, कॉन्डोम्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। ये सब फीमेल सर्विक्स को इंटरकोर्स के टाइम कवर करते हैं। कॉन्डोम्स एक और काम करते हैं, वो STD और एड्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज के साथ उसे करो तो और भी इफेक्टिव हो जाता है। इंट्रूटराइन डिवाइसेस, IUDs, फीमेल के लिए होता है। ये प्रेगनेंसी डिले करने के लिए डॉक्टर या नर्स इंसर्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है। IUDs 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड जैसे लिपीज लूप, कॉपर रिलीसिंग जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीसिंग जैसे LNG 20। कॉपर वेल स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। हार्मोन वेल यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं। ओके, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स ये भी फीमेल्स यूज करती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन होता है। ये लॉन्ग पीरियड तक इफेक्टिव होते हैं और ओरल पिल्स के जैसे ही काम करते हैं। ओरल पिल्स इनको डेली लेना पड़ता है 21 डेज तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करो। 21 डेज के बाद 7 डेज का गप जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, FIR सेम साइकिल रिपीट करो। साल में एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, सहेली, ये वीक में एक बार लेना होता है। इसका साइड इफेक्ट कम है और ये लखनऊ के CDRI ने डेवलप किया था। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर ओरल पिल्स या IUD यूज किया जा सकता है। ओके, परमानेंट मेथड, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन। इसमें गैमीट का ट्रांसफर ब्लॉक कर देते हैं, पर सेक्सुअल डिजायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेल्स में वैसेक्टोमी होता है, वास डिफरेंस का स्मॉल पार्ट रिमूव करके बंद कर देते हैं। फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट रिमूव और टाई अप कर देते हैं। अब कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, नोसिया, एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर ब्लीडिंग या ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। ओके, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन। इंडिया में ये 1971 में लीगल हुआ था और 2017 में इसमें अमेंडमेंट एक्ट भी आया। सेफ अबॉर्शन पहले ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 12 वीक्स में होता है। उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से करवाना होता है। 12 से ज्यादा और 24 से कम है तो डू रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का होना मैंडेटरी है। ओके, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या वेनेरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये सेक्स के थ्रू या कंटामिनेटेड सिरिंजेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है। एग्जाम्पल्स, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमिडिया, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज और सबसे डेंजरस एड्स। HIV इन्फेक्शन से होता है और नॉन क्यूरेबल है। ओके, अर्ली सिम्टम्स होते हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन या जेनिटल पार्ट्स में स्वेलिंग। अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर तक हो सकता है। प्रिकॉशन क्या है? अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, कॉन्डम का उसे करो और किसी भी डाउट में क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ। ओके, इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसके ट्रीटमेंट के लिए आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें स्पर्म और ओवम को लैब में फर्टिलाइज करते हैं। जाइगोट बन के फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर तक है तो फैलोपियन ट्यूब में, जिसे जिफ्ट कहते हैं। अगर 8 से ज्यादा हो जाए तो यूटेरस में, जिसे आईयूटी कहते हैं। ICSI इंट्राचिटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें स्पर्म डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन होता है। फीमेल गैमीट का ट्रांसफर, गिफ्ट डोनर फीमेल का ओवम किसी दूसरी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सारी टेक्निक्स अनकपल्स के लिए एक उम्मीद की किरण है जो माँ बाप बनने का सपना देखते हैं। तुम जैसे फ्यूचर डॉक्टर्स हाई इस उम्मीद को हकीकत में बदलोगे। सो गाइस, यही था कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनिमेटेड फॉर्म में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्रीमियम आईपैड नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्यूचर डॉक्टर्स। हे देयर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज ना हम इंसर्ट का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एकदम थॉरली डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ना हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को सिंपल एनिमेटेड बेस्ड एक्सप्लेनेशंस में बदल दिया है ताकि तुम लोग बिल्कुल भी बोर ना हो और सब कुछ फटक से याद कर लो। सच कहूँ तो तुम सब मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हो, यू गाइज आर लाइक फैमिली टू मी। इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे सपने सच हो। और हाँ, मियर प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हेल्थ होती क्या है? सिर्फ बीमारी ना होना हेल्थ नहीं है यार। हेल्थ का मतलब है आपका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग, सब कुछ फिट होना चाहिए। ओके, हमारी हेल्थ पर पता है किसका असर पड़ता है? अपने जीन्स का, इन्फेक्शंस का और सबसे बड़ा अपने लाइफस्टाइल का। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, हर छोटी चीज मैटर करती है। ओके, अच्छा, विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। और पता है, इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को भी गलत साबित कर दिया था। ये हाइपोथेसिस हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा के जमाने में काफी पॉपुलर था पहले। ओके, चलो अब डिजीजेस के टाइप्स देखते हैं। कुछ होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हम अपने जीन्स से इनहेरिट करते हैं, मतलब पैदाइशी होते हैं। और कुछ होते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स जो हम लाइफ में किसी इन्फेक्शन या फिर अपने लाइफस्टाइल की वजह से ले लेते हैं। ओके, ये जो एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल, जो एक बंदे से दूसरे तक फैल सकते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ये फेट नहीं है। ओके, बैक्टीरियल डिजीजेज में टाइफॉइड और निमोनिया काफी इंपॉर्टेंट है। टाइफॉइड के लिए हम वाइडल टेस्ट करते हैं। इसका विलन बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, जो गंदे खाने और पानी से फैलता है। सिम्टम्स में तेज बुखार, पेट दर्द और कमजोरी आती है। ओके, निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होता है। ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स से यानी हवा से फैलता है। इसमें लिप्स और नेल्स तक ग्रे या ब्लू हो जाते हैं, काफी सीरियस चीज है। ओके, वायरल डिजीजेस की बात करें तो कॉमन कोल्ड सबसे कॉमन है। ये राइनोवायरस से होता है और अपने रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, पर अच्छी बात यह है कि लंग्स को नहीं। खांसी, छींक और इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट से फैलता है ये। ओके, फंगल डिजीजेज में रिंगवॉर्म काफी कॉमन है। ये स्किन के फोल्ड्स में या टोज के बीच हो सकता है और माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफिटन
और एपिडर्मोफिटिन नाम के फंगस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, हेलमिंथिक डिजीजेज में अस्केरिएसिस और फिलेरियसिस, जिसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, आते हैं। अस्केरिएसिस तो इंटेस्टिन को हाई ब्लॉक कर देता है और कंटैमिनेटेड फूड या वाटर से फैलता है। ओके, फिलेरियसिस यानी एलिफेंटिएसिस फीमेल मॉस्कीटो के काटने से फैलता है और इसमें लिम्फ वेसल्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। ओके, प्रोटोजोवन डिजीजेस की लिस्ट में अमीबियासिस और मलेरिया इंपॉर्टेंट है। अमीबियासिस कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से होता है और हाउस फ्लाई इसका मेन वेक्टर है। ओके, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और इसमें सबसे डेंजरस स्पीशीज है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। इसका ट्रांसमिशन भी फीमेल अनोफिलीज मॉस्कीटो के थ्रू होता है। ओके, मलेरिया का लाइफ साइकिल थोड़ा समझ लो। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो किसी हेल्थी इंसान को काटती है ना, तो पैरासाइट सीधा लिवर तक जाता है, वहां मल्टीप्लाई होता है, फिर आरबीसीज को तोड़ना शुरू करता है और तभी तेज बुखार आता है। ओके, और अगर उस इन्फेक्टेड इंसान को फिर कोई मॉस्कीटो काट ले तो पैरासाइट वापस उस मॉस्कीटो में चला जाएगा और फिर वो मॉस्कीटो किसी और हेल्थी इंसान तक आईएससी पहुंचा देगी। साइकिल ऐसे चलती रहती है। ओके, चलो अब आते हैं इम्यूनिटी पावर। ये क्या होती है? सिंपल टर्म्स में ये हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है, वो ताकत जिसे वो बीमारियों से लड़ती है। ओके, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी तो अपने पास बर्थ से ही होती है, यानी पैदाइशी। ओके, इन्नेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स जैसे डिफेंडर्स आते हैं। ओके, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम टाइम के साथ डेवलप करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये मेमोरी बेस्ड होती है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स टैब होता है जब बॉडी पहली बार किसी पैथोजन से मिलती है और ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है। जब वही पैथोजन दोबारा आता है, टैब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जो काफी फास्ट और स्ट्रांग होता है। ओके, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनते हैं जबकि टी सेल्स हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। ओके, एंटीबॉडीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ईए, इगेम, इगजी, इगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इगे मदर के पहले मिल्क में मिलती है, इगजी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाती है और इगी एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी में अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनती है, जैसे वैक्सीनेशन के बाद होता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एंटीवेनम या एंटीटेटेनस सिरम में। ओके, वैक्सीनेशन का काम है मेमोरी सेल्स बनाना जो हमें फ्यूचर इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट करते हैं। एक तरह से अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। ओके, एलर्जी में क्या होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है उन चीजों पर भी जो हार्मलेस होती है, जैसे डस्ट, पॉलन या पेट हेयर। ओके, और ऑटो इम्यूनिटी में बॉडी गलती से अपने ही हेल्थी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देती है, एक तरह से सेल्फ सबोटेज। ओके, तो मियर फ्यूचर डॉक्टर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम्हें हर पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बेझिझक व्हाट्सएप पर पूछ लेना। और हाँ, मियर हैंडरिटन आईपैड नोट्स लेने के लिए मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज जरूर चेक करना। तुम्हारे सारे सपने यार हम सब मिलकर पूरे करेंगे। ओके। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब? आज हम एक बहुत हाई फैसिनेटिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो है एवोल्यूशन। ये चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे लाइफ इस अर्थ पार शुरू हुई और कैसे हम सब ये डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। अगर आपको याद पता है, इतना तो सबको पता होगा कि एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, बहुत सारी गैलेक्सी होती है। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं ये पता है? तो हमारे गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। तो बहुत सारे गैलेक्सी है, उसमें बहुत सारे प्लेनेट है, उसके अंदर हमारा अर्थ आता है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस जो है बहुत धीरे धीरे चला है ना, इसीलिए तो हम ये जो यूनिवर्स की एज है वो 20 बिलियन ईयर्स है, लेकिन अर्थ की एज है ओनली 4.5 बिलियन ईयर्स। तो समझ रहे हो कितने सालों बाद जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था।
अब अर्थ जब बना तो अब उसमें हमारी लाइफ भी तो आएगी, है ना। अर्थ जब बन चुका है तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो आएगा। अब हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, हम तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म हुआ था वो नॉन सेलुलर की लाइफ फॉर्म हुई थी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो अर्थ में लाइफ फॉर्म हुई थी वो नॉन सेलुलर लाइफ थी, जिसमें कि सेल्स प्रेजेंट नहीं थे, है ना। तो वो कब फॉर्म हुआ था, वो फॉर्म हुआ है 3 बिलियन ईयर्स पहले, है ना। 3 बिलियन ईयर्स पहले, आज से 3 बिलियन ईयर्स पहले जो है नॉन सेलुलर की लाइफ फॉर्म हुई थी। अगर बात करें कि सेलुलर लाइफ फॉर्म कब हुआ, तो सेलुलर लाइफ फॉर्म हुआ है 2 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। प्लांट भी कैसे हैं, वो भी सेलुलर में आते हैं। तो मैं हो सकता है कोई जो भी एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ है ना। आपको अगर याद हो तो हम पढ़ते हैं ना वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, एनिमल किंगडम जब अपन पढ़ेंगे तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा। अभी बता देते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो 500 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो चुके हैं। ज्वाल फिश जो है वो 350 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि पहले फॉर्म हुई थी। सीवीड जो है 320 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो फिश लाइक रेप्टाइल्स हुआ करते थे वो 200 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि फॉर्म हुई थी। डायनासोर जो थे वो सडनली डिसअपेयर हो गए थे। कब हो गए थे, तो 65 मिलियन ईयर्स पहले। 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर जो है वो धरती से खत्म हो चुके थे। एक है ये जो ड्रायोपैथिकस एंड ड्रामापैथिकस हैं, ये 15 मिलियन ईयर्स पहले जो है फॉर्म हुए थे। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, थोड़ा बहुत डिटेल हमने पढ़ लिया था ये इंट्रोडक्शन में ही, पर अब हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं थोड़ा, है ना। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है ना, जिसमें बताया था कि क्या हुआ था, हमारा प्लेनेट कैसे फॉर्म हुआ है ना, वो बताया है इस बिग बैंग थ्योरी ने। तो इसका कहना है, इस थ्योरी का कहना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण यूनिवर्स को क्या होना पड़ा था, एक्सपेंड होना पड़ा था। मतलब यूनिवर्स में जब फॉर्म हुआ तो उसके बाद उसमें बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण यूनिवर्स को क्या होना पड़ा, एक्सपेंड होना पड़ा। और टेम्परेचर जो है वो कम डाउन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस फॉर्म होने शुरू हो गए। इसके बाद जाकर के हमारा अर्थ फॉर्म हुआ, पर उस टाइम अर्थ में क्या नहीं था, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब कोई भी गैसेस थे वो प्रेजेंट नहीं थे। तो अब अर्थ में अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है क्या, जिंदा रह सकता है क्या, तो नहीं रह सकता। इसीलिए सबसे पहले लाइफ किसकी फॉर्म हुई थी, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी, जो कि हमने पहले देखा था ना, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी पहले। तो उस टाइम जो है वो नॉन सेलुलर जो है वो जी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत प्रोसेस के होने के बाद क्या हुआ, वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ, मीथेन गैस मिला, CO2 मिला और NH3 मिला, मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब के मिलते ही अब डाउट ये आ रहा होगा ना, पहली बात कि ये सब गैस मिले कहाँ से। तो ये जो हमारा अर्थ था, है ना, जब अर्थ फॉर्म हो चुका है, मतलब यूनिवर्स से था, ये जो यूनिवर्स है वो क्या बना, फॉर्म कर चुका है, अर्थ का फॉर्मेशन कर चुका है। तो ये अर्थ को ना एक मोल्टेन मास ने कवर करके रखा था। एक मोल्टेन मास ने अर्थ को क्या करके रखा है, कवर करके रखा था। और उसी मोल्टेन मास से ये सारे गैसेस जो है ये रिलीज हो रहे थे। अब ये जैसे रिलीज हो रहे हैं, जैसे वाटर वेपर रिलीज हो रहा था, मीथेन रिलीज हो रहा था। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है ना, CH4 सबको याद होना चाहिए। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 मतलब अमोनिया, ये चारों जो है ये रिलीज हो रहे थे। तो एक टाइम क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर है, ये जो वाटर वेपर है, मतलब समझो तो क्या है, वाटर ही तो है। तो वाटर जो है एक बार यूवी लाइट के प्रेजेंस में आ गया था। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में आते ही क्या हुआ, इससे हाइड्रोजन अलग टूट गया और ऑक्सीजन जो है अलग चल टूट गया। अब उससे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था ये लाइटर है ऑक्सीजन के सामने, ये तो कम है ना, ये तो सिंपल सी बात है, ये लाइटर सब्सटेंस रहा। तो ये जो है ये क्या कर गया, स्केप कर गया। तो स्केप करते ही हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। मतलब हमारे जो अर्थ है उसमें क्या में फॉर्म हो गया, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन जैसे अर्थ में मिला, CO2 मिला, तो सिंपल सी बात है, अब सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है। सब अब मान लो कोई भी प्लांट आया होगा, तो प्लांट क्या करेगा, CO2 को ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन हम ले लेंगे। मतलब इस तरह से हमारा लाइफ का क्या हुआ, फॉर्मेशन होना शुरू हो गया।
है ना। अब जैसे कि जो बच गया गैसेस ऑक्सीजन है, अमोनिया है, CH4 है, ये सब जब मिलते हैं तो बताया गया है कि हाइड्रो ये जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म और भी अदर गैसेस जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आपको बस याद इसमें ये रखना है कि ये एक थ्योरी है जिसमें बहुत बताया है कि यूनिवर्स से किस तरह अर्थ फॉर्मेशन हुआ और अर्थ में किस तरह लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ये बताता है ये थ्योरी। इसके बाद बताते हैं जब ये जो BBT हुआ, मतलब कि जब बिग बैंग थ्योरी हो गया तो उसके बाद हमारा क्या बना, अर्थ बना। तो आपको ये तो पता होगा कि अर्थ जो है उसके हम अर्थ है ना, ये हम समझने अगर छोटे में सोलर सिस्टम अगर पढ़ा है तो याद होगा कि बीच में क्या होता है, सन होता है ना, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो है राउंड 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 मतलब लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो ये जो ये बता रहा है कि जब बिग बैंग थ्योरी हो चुका था तो उस टाइम के बाद क्या हुआ ना, एक गैसियस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। देखो ये जो है ना गैसियस क्लाउड का इस तरह से फॉर्मेशन हुआ था। और फॉर्मेशन होने के बाद ये एक फ्लैट डिस्क के जैसा बना है ना, फिर क्या बना, एक फ्लैट डिस्क का जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। और इसके सेंटर में, ये जो सेंटर है ना, इसको हम कहते हैं नेब्यूला। क्या कहते हैं, नेब्यूला। अब ये जो नेब्यूला है, इस नेब्यूला को हम अगर देखा जाए तो ये जो है नेबुला जो था वो उसको हम कहते हैं सोलर नेबुला। ये जो नेबुला बीच में है उसको कहते हैं हम सोलर नेबुला, है ना। सोलर नेबुला ही क्या है, तो सन है। सोलर नेबुला ही क्या है, सन है। बात को समझना है, सोलर नेबुला को हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। और इसी सन के चारों तरफ क्या होता है, तो प्लेनेट जो है ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहती है ना। ये क्लियर हो गई आपको। अब अगर बात करते हैं सोलर नेबुला के अंदर क्या होगा, सोलर नेबुला के अंदर कुछ एटम्स है और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, फॉर्म करता है सोलर सिस्टम को, है ना। सोलर सिस्टम में जो पहले बता दिया है आपको, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट में। मिलर एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे SL मिलर, इसीलिए हम कहते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट, जो किया था 1953 में। इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, इन्होंने जो वाटर वेपर मीथेन और H2 और NH3 लिया था और उसको हीट किया था 800 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब बिग बैंग थ्योरी जो ये हमने देखा तो उसमें जब दिखाया गया था ना, वाटर वेपर को जब UV लाइट में लाया गया था तो टूट गया था। तो ये बस ये चेक कर रहे थे कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या सच में ऐसा रिएक्शन होता है क्या, और उन्होंने बस नॉर्मली जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं अर्नेस्ट हैकेल, और इन्होंने जो है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन दिया था, है ना। ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हैकेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ही हमें जो अगर आपने पढ़ा होगा किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, पढ़ा है ना, एनिमल, प्लांटाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। तो उसमें से 3 क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन जो है ये अर्नेस्ट हैकेल सर ने ही दिया है ना। ये याद कर लेना कौन से किंगडम दिए हैं, तो ये किंगडम एनिमिलिया जिसको में एनिमल्स आते हैं, किंगडम प्लांटाई जिसमें प्लांट्स आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें आते हैं यूकैरियोट्स। तो आपको अगर बता दें तो आपको कंफ्यूजन होती होगी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। तो आपको याद रखना है कि यूकैरियोट्स में हम लोग आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और बात करो प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोट्स में आता है बैक्टीरिया। क्या होना आता है, बैक्टीरिया, जैसे कि PPLO हो गए, वो सारे सारे जब हम सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो, अन्न जरूरी नहीं कि जो साइंटिस्ट एक बार सही हो जाए आगे भी हमेशा सही होगा। अब देखो यहाँ इनका फेल्योर क्या था कि अर्नेस्ट हैकेल का कहना था कि जिस तरह मैंने ट्रिक बनाया, ठीक है, समझाने के स्टोरी जो है उसमें मैंने एक स्टोरी बनाया, आप उसको स्टोरी सुनाता हूँ, उसी हिसाब समझ जाओगे। देखो अर्नेस्ट हैकेल का कहना था जिस तरह हम जब बच्चे रहते हैं तो किससे खेलते हैं, टॉयज से खेलते हैं, है ना। जब हम बच्चे रहते हैं तो किससे खेलते हैं, टॉयज से खेलते हैं। पर जब बड़े हो जाते हैं तो क्या हम कभी भी टॉयज से खेलते हैं क्या, नहीं खेलते ना, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो गोल्स होती है उस पर फोकस करते हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो सबकी गोल्स जो है अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे रहते हैं तो सभी जिस तरह बच्चे खेलते हैं टॉयज के साथ, है ना, नॉर्मली उसी तरह खेलते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल का कहना था कि अगर इंसान के बच्चे ऐसे करते हैं तो कोई भी एनिमल्स के बच्चे अगर हैं
तो वो भी छोटा में वही करेगा, लेकिन बड़ा में होते ही उसकी आदत चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप मान लो, अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम खुद सोचो कि अगर एक मान लेते हैं ना कि एक रैबिट है या फिर मान लो गोट है ना। रैबिट है या मान लेते हैं कोई भी गोट है, ठीक है, और इधर एक लायन है। तो क्या गोट का बच्चा अगर पत्ता खाएगा तो क्या लायन का बच्चा भी पत्ता खाएगा छोटे में? नहीं खाएगा। कैसे खा सकता है? वो उसकी नीड अलग है, इसकी नीड अलग है ना। इसकी नीड अलग है। तो भैया हार्बीवोर्स है, ये तो हार्बीवोर्स है, तो सिंपल सी बात है घास ही खाएगा। लेकिन ये कार्निवोर्स है, ये घास खा ही नहीं सकता। मतलब ये क्या है, छोटा हो या बड़ा हो, नीड तब भी सेम नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर अर्नेस्ट हैकेल जो है वो गलत साबित होते हैं और इसको डिसअप्रूव करते हैं कार्ल अर्नेस्ट बॉनपेयर। आपको ये बस याद रखना है, इसमें इतना कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद जरूर रखना है कि यहाँ गलती किसकी थी और इनको इसको गलत साबित करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो इस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल अर्नेस्ट बॉनपेयर। ओके, इन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। अब बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शनली क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि मान लो स्ट्रक्चर सेम और फंक्शनल डिफरेंट, इसका मतलब क्या हो, जैसे कि हो गया थोर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा। इसके जो थोर्न्स होते हैं, थोर्न्स मतलब समझ रहे हो, जो कांटा होता है, और टेंडल्स का मतलब सभी को पता होगा कि जो एक, अगर मैं अगर अच्छे से बोलूँ तो एक होता है, ये लर बोलते हैं हम लोग एक्चुअली इधर। तो उसको वो जो होता है दिखने में दोनों सेम होते हैं, है ना। थॉर्न्स और टेंडल्स जो होते हैं बोगनविला और कुकुरबिटा के, दिखने में जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, पर फंक्शन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसी तरह बात करो हार्ट और ब्रेन और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का जो हार्ट होता है और ब्रेन्स होते हैं, दिखने में एक्चुअली सेम होते हैं, पर उसका स्ट्रक्चरली कैसा होगा, स्ट्रक्चरल जो है वो सेम है, पर फंक्शन क्या है दोनों का डिफरेंट है ना। क्योंकि हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है पंपिंग करना, ये पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। लेकिन ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम है सोचने का, है ना। जो भी मैसेज इसको न्यूरॉन्स पहुंचाएंगी वो तुरंत एक्शन करेगा। लेकिन तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया, अलग हो गया, पर दोनों का स्ट्रक्चर कुछ सेम दिखते हैं, है ना। एनालॉगस ऑर्गन जस्ट उसका अपोजिट है। एनालॉगस ऑर्गन कहता है कि ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन जो है वो सेम होंगे। अब देखो इसका एग्जांपल बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे कि ये बर्ड है, बर्ड उड़ता किससे है, विंग्स के थ्रू। ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी कैसे उड़ती है, विंग्स के थ्रू। तो दोनों का विंग्स देखो, दोनों का विंग्स का स्ट्रक्चर कैसा अलग है। सिंपल सी बात है, ये बड़ा है और ये क्या है, इसका विंग्स कैसा है, छोटा है। पर दोनों का काम क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन तो एक ही है ना, फ्लाई करना। लेकिन दोनों का अगर बात करें स्ट्रक्चर तो कैसा है, डिफरेंट है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया, एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का आई जो है, दोनों का आई कैसा होता है, अलग अलग होता है, पर दोनों का फंक्शन क्या है, सेम ही तो है। दोनों का फंक्शन क्या है, देखना ही तो है ना, तो सेम ही हुआ। उसी तरह फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, ये दोनों का काम क्या है, एक है, पर स्ट्रक्चर दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर आते हैं डार्विन्स। ये डार्विन अंकल की कहानी ना बहुत ही मजेदार है। ये डार्विन अंकल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर में इन्हीं की कहानी को हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे थ्योरी दिया है ना कि भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये उन्होंने क्या देखा, वो 1850s में गए थे इंग्लैंड, और उन्होंने वहां देखा था कि वहां पर व्हाइट माउथ की संख्या, व्हाइट माउथ जो थे वो ज्यादा था, और डार्क माउथ जो था वो कम पाया जाता था। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में समझ रहे हो कि फैक्ट्री सब लगने लगा, तो फिर से फिर उन्होंने क्या था 1920 में, 1920, ये आपको याद आ जाएगा, भूत का एक मूवी है 1920। तो आपको याद रखेगा इसमें कि 1920 में जब वो गए थे, 1920 में जब डार्विन जो है दोबारा वो वहां पर गए उस जगह पे इंग्लैंड में, वहां पर उन्होंने देखा कि डार्क माउथ जो है वो बढ़ चुका है और व्हाइट माउथ जो है वो कम हो चुका है। मतलब कि उन्होंने देखा कि व्हाइट माउथ ज्यादा कब थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हुआ, डार्क माउथ में क्या हुआ, डार्क माउथ जो थे वो ज्यादा हो गया, और व्हाइट माउथ जो थे वो क्या हो गए, उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है।
अब यहाँ पर आपको ना बहुत कुछ समझना है, तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनना। मैं जैसा जैसा बोलूँ ना, बस आपको वो समझना है, ठीक है। आप अपने से ज्यादा लॉजिक मत लगाना, वरना कुछ भी नहीं समझ पाओगे यार। देखो, यहाँ पर आपको ईरा दिख रहा है। 3 तरह के ईरा हैं, कौन कौन से? सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलोजोइक। अगर आपको इसमें ट्रिक याद रखना है कि ईरा का कैसे ट्रिक याद रखें, तो आपको याद रखना कि सब में जोइक जोइक है लास्ट में। क्या है? देखो यहाँ जोइक, ये भी जोइक और ये भी जोइक। क्लियर है? तो ईरा याद रखने का ट्रिक क्या है कि आपको याद रखना है कि लास्ट में उसमें क्या मिलेगा? जोइक मिलेगा। और ईरा कितने होते हैं? 3 होते हैं, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलोजोइक। यहाँ तक क्लियर है? इस सेनोजोइक ईरा के अंदर 2 चीज आते हैं, कौन कौन से? तो इसमें भी आपको ट्रिक याद रखना है कि 3 और 4। 3 को हम क्या कहते हैं? टर्सरी। और 4 को हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी। तो आपको याद रह जाएगा कि सीनोजोइक में कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 3 और 4, मतलब कि टर्सरी और क्वाटरनरी। फिर आते हैं मेसोजोइक में। मेसोजोइक में आपको याद रखना है कि इसमें लास्ट में एक एक आएगा, जैसे कि जुरासिक, ट्राइसिक। क्या रखना है? एक, है ना, जैसे कि जुरासिक और ट्राइसिक। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यह है क्रिटेशियस। इसका बस आप नाम याद रखना कि मेसोजोइक में एक एक्सेप्शनल है, वो है क्रिटेशियस। बाकी आपको ट्रिक याद रखने की तुरंत याद हो जाएगा कि लास्ट में आपको इक याद रखना है। जुरासिक आपने मूवी भी देखी होगी, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। और ट्राइसिक यहाँ बस याद रखना है। लास्ट है पैलाजोइक। पैलाजोइक के अंदर 4 चीज होते हैं, तो आप इससे भी एक देखो, सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलाजोइक। इसमें मैंने बोला ना, जोइक जोइक याद रखोगे तो आपको हीरा याद हो जाएगा। सेनोजोइक में कितने थे? 2 थे। मेसोजोइक में कितने? 3 हैं। तो और पैलाजोइक में कितने हैं? 4 है। तो ये भी ट्रिक्स आपको याद हो जा रहा है। क्लियर? अब देखो, पहला जोइक में आपको याद रखना है अन। अन क्या आएगा? अन लास्ट में क्या आएगा? अन आएगा। जैसे कि परमियन, डेबोनियन और सुलेरियन, लास्ट में अन आ रहा है ना। लेकिन इस केस में भी एक एक्सेप्शन है, वो है कौन? कार्बोनीफेरस। कौन है? कार्बोनीफेरस। तो पहले आप क्या करो, पहले तो आप ट्रिक को याद करो, उसके बाद एक्सेप्शन पे जाओ। क्लियर है? अगर आपको ट्रिक याद हो जाएगा तो सोचो आप इतना कुछ कवर कर लोगे कि सेनोजोइक में कितने आते हैं? 2 आते हैं। मेसोजोइक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और पैलोजोइक में क्या आता है? 4 होता है। किसमें इक है, किसमें एन है, वो आप समझ जाओगे, है ना। तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा इस ट्रिक की मदद से ही। अब मेरे को बताना इसमें यह है कि देखो, ये जो पैलाजोइक है ना, पहला जोइक के अंदर ओरिजिन किसका किसका होता है? तो पहला जोइक के अंदर ओरिजिन होता है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट का और जिम्नोस्पर्म का। ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, पर मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा जब एनिमल नहीं प्लांट किंगडम, तब आपको मैं अच्छे से बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है, कि ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट, ये सब एक सारे में क्लियरली बताऊंगा। पर अभी आपको इस चैप्टर में जितना जानना है मैं उतना जरूर बता रहा हूँ। क्लियर है? तो इसमें पैलाजोइक में ओरिजिन किसका किसका हो रहा है? ब्रायोफाइट्स का हो रहा है, टेरिडोफाइट्स का हो रहा है और जिम्नोस्पर्म का हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर इसका ओरिजिन हो रहा है, ये यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, समझो एक तरह से कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैलाजोइक के अंदर जन्म ले रहे हैं। तो अब ये बढ़ेंगे कहाँ? बढ़ेंगे ये मेजाजोइक में। कहाँ बढ़ेंगे? मेजाजोइक में। तो इनका गोल्डन एज कहाँ आएगा? तो मेजाजोइक में आएगा। मतलब कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कहाँ है? पैलाजोइक में। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ इस तीनों में ये जो टेरिडोफाइट है, इसका गोल्डन एज कहाँ आया होगा? तो गोल्डन एज आता है इस मेजोजोइक में। क्लियर है? गुड। अब मेसोजोइक में ओरिजिन होता है एंजियोस्पर्म का। किसका होता है? एंजियोस्पर्म का ओरिजिन होता है। तो आप ये बताओ कि अगर यहाँ पर इस मेसोजोइक में ओरिजिन हो रहा है एंजियोस्पर्म का, तो इसका गोल्डन एज कहाँ आएगा? इस सेनोजोइक में आएगा। तो उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ मेसोजोइक में किसका ओरिजिन होता है? तो आप बता सकते हो कि एंजियोस्पर्म का ओरिजिन होता है। और मेसोजोइक में ये भी पूछ सकता है कि किसका गोल्डन एज आता है? तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का गोल्डन एज आता है। और सीनोजोइक में किसका गोल्डन एज आता है? तो एंजियोस्पर्म का। तो इस छोटे से डायग्राम में सोचो तो एक छोटे से पाई चार्ट में आप कितना कुछ सॉल्व कर लिए, है ना। अगर ये आपको ये याद रह जाता है तो आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि अब मैं बता दूं इससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही है।
क्लियर है, इससे हर साल आता है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो, खास करके वो जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आगे आते हैं, तो ये चीज तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हमने ये तो कर लिया ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब, तो मतलब ये प्लांट किंगडम के थे। ये क्या था, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे सारे किस में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले किन से साइंटिस्ट के बारे में बात किया था, अर्नेस्ट हैकेल के बारे में बात किया था, और इन्होंने बताया था ना 3 किंगडम दिए थे, कौन कौन से, प्लांटाई, एनिमलिया और प्रोटिस्टा, ये सारे सारे बारे में तो बताया था। तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम की भी तो बात करेंगे ना। तो अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो देखो, पहला जोइक है, पहला जोइक में अंदर हमने बताया ना ये 4 चीज होते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये 4 चीज होता है ना, जिसमें अन अन बोला था मैंने, परमियन, डेबोनियन, सुलेरियन, ये सब हमने कहा था। तो ये जो परमियन है ना, परमियन में कोई भी ओरिजिन नहीं होता, किसी का भी ओरिजिन नहीं होता, परमियन में किसी का भी ओरिजिन नहीं होता है, ये याद रखना है। ओरिजिन सिर्फ यही तीनों में होता है। कौन कौन से में, सुलेरियन में, डेबोनियन में और कार्बोनीफेरस में। क्लियर है, किसमें ओरिजिन होता है, सुलेरियन में, डेबोनियन में और कार्बोनीफेरस में। तो सुलेरियन में जो है ओरिजिन होता है किसका, फिश का। डेबोनियन में ओरिजिन होता है किसका, एम्फीबिया का। और ओरिजिन में और कार्बोनीफेरस में ओरिजिन होता है रेप्टाइल्स का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कट गया होगा, यहाँ होता है रेप्टाइल्स का। आपको इसमें याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ, कि देखो आपको याद रखना है कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। कैसे याद रखना है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और उसमें याद रखना है आपको जिम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आपको याद रखने में इजी पड़ेगा। मैं आपको ऐसे याद रखना इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि सुलेरियन है, सुलेरियन में ओरिजिन किसका हो रहा है, तो फिश का हो रहा है। अब बताओ, अगर इसका ओरिजिन यहाँ पर हो रहा है तो इसका गोल्डन एज कहाँ आएगा। अब बहुत कुछ सोच रहे हो कि इसका ओरिजिन आ जाएगा इस जगह पे, पर मैं बोलूंगा इस जगह पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो फिश है ना, इसका ओरिजिन यहाँ हो रहा है, और एम्फीबिया का ओरिजिन यहाँ हो रहा है, डेवोनियन पे। तो इस फिश का जो गोल्डन एज आएगा वो आएगा डेवोनियन पर। कहाँ आएगा, डेवोनियन में इसका गोल्डन एज आएगा। उसी तरह ये एम्फीबिया जो है, ये यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये एम्फीबिया का ये जो गोल्डन एज आएगा वो कहाँ आएगा, इस कार्बोनीफेरस में आएगा। क्लियर होता जा रहा है। अब ये जो कार्बोनीफेरस है, कार्बोनीफेरस में ओरिजिन किसका हो रहा है, तो इस रेप्टाइल्स का हो रहा है। अब बोलेंगे कि इस रेप्टाइल्स का ओरिजिन तो यहाँ आ जाएगा परमियन में, पर ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, परमियन में ना ही किसी का ओरिजिन होता है और ना ही किसी का गोल्डन एज आएगा। तो ये जो कार्बोनीफेरस में जो ओरिजिन हो रहा था रेप्टाइल का, इसका गोल्डन एज आ जाता है इससे मेसोजोइक पर। कहाँ जाता है, इस मेसोजोइक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझना आप। क्लियर है। और यहाँ मेसोजोइक में, इस मेसोजोइक में जो है, यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं कौन कौन, बर्ड्स और मैमल्स। तो ये बर्ड्स और मैमल्स जो है, इसका ओरिजिनेट जो है, या बोलो ओरिजिन जो है कहाँ पर हो रहा है, इस मेसोजोइक में हो रहा है। तो इसका जो भी गोल्डन एज आएगा वो कहाँ आएगा, तो इस सीनोजोइक पर आएगा। क्लियर है। जिस तरह पहले हम कर रहे थे उसी तरह करना है, पर थोड़ा सा चेंजेस क्या आ गया इसमें, कि फिश का जो गोल्डन एज है वो कहाँ आ रहा है, इस डेवोनियन पे आ रहा है। और एम्फीबियन का जो गोल्डन एज है उस कार्बोनीफेरस पे आ रहा है। और रेप्टाइल्स का जो गोल्डन एज है वो इस मेसोजोइक पर आ रहा है। और बर्ड्स और मैमल्स का जो गोल्डन एज है वो सीनोजोइक पर आ रहा है। ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। मैंने 2 बार ऐसे भी बता दिया, तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। क्लियर है। और अगर आप ये चार्ट बनाना समझ गए तो और भी इजी पड़ेगा आपको, तब तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ना, ये डार्क माउथ और व्हाइट माउथ के बारे में, जो डार्विन अंकल ने बताया था कि मतलब जो डार्क माउथ थे ये बढ़ गया था और व्हाइट माउथ की संख्या कम हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये डार्क माउथ कुछ इस तरह का दिखता है और व्हाइट माउथ जो है कुछ इस तरह का दिखता है।
क्लियर है? अगर आपको अब याद हो तो डार्विन्स ने बताया था ना कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब उस नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जानते हैं, है ना, कि वो नेचुरल सिलेक्शन कहना क्या चाहते थे। तो नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि देखो कि एक फार्मर क्या कहता है, खेती करता है। सिंपल सी बात है, फार्मर्स क्या करते हैं, खेती करते हैं, फार्म्स करते हैं। तो वो फार्म जब करते हैं, खेती जब करते हैं, तो वो जो भी कुछ लगाते हैं, मान ले कि कोई वो सब्जी लगाए, कोई भी लगाए, पी लगा लिए मान लो, उसमें क्या हुआ, कीड़े आ जाते हैं ना, हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं। तो उस हर्बिसाइड्स को जो भी लग जाते, कीड़े लग जाते हैं, उसको हम मार देते हैं कि नहीं मारते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं ना उसको मारने के लिए। क्यों करते हैं? ताकि वो कीड़े जो लगे हैं वो मर जाएं और हमारा जो भी हमने जो भी ग्रो किया है वो अच्छे से हो। तो हम क्या करते हैं, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड का जो यूज करते हैं, तो वो क्या, पेस्टिसाइड क्या सारे कीड़ों को मार देता है? क्या वो सारे कीड़ों को मार देता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, सारे कीड़े नहीं मरते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। याद है जो मच्छर आपके घर में तो रहता ही है ना, मॉस्किटो, तो वो पहले ना सिर्फ धुएं से भाग जाते थे, है ना। पर अब देखो, अब धुआं क्या, अब अगर आप ऑल आउट जला लो तो भी जल्दी नहीं मरते हैं, जल्दी नहीं भागते, क्योंकि उसको आदत हो चुका है। तो उसी तरह ये जो कीड़े होते हैं ना, उन्हें भी आदत हो चुका है इस पेस्टिसाइड्स का, समझ रहे हो। तो जो अब भी हम पेस्टिसाइड देते हैं खेत में, तो 90% मानते हैं कि 90% जो है, जो भी कीड़े हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स हैं वो मर जाएंगे, 90% जो भी हैं कीड़े वो मर जाएंगे। लेकिन 10% जो कीड़े बच जाते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया, पेस्टिसाइड दिया, पेस्टिसाइड देते ही क्या हुआ, 90% जो थे वो मर गए। 90% जो भी पेस्टिसाइड्स थे, जो भी कीड़े थे, वो क्या हो गए, मर गए। लेकिन जो इस पेस्टिसाइड लेने के बाद भी, मतलब जहर, आखिर पेस्टिसाइड क्या, जहर ही तो है, वो जहर देने के बाद भी जो नहीं मर रहे हैं, जो नहीं मर रहे हैं ना, वो आगे क्या करेंगे, वो आगे जाके अब रिप्रोड्यूस करेंगे। सिंपल सी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो पेस्टिसाइड हमने दिया उससे 90% तो मर गए, लेकिन 10% जो है कि वो नहीं मरेंगे। और जो नहीं मर रहे, मतलब कि वो कैसे, वो रेसिस्टेंट वैरायटी के हैं, मतलब कि उनमें कुछ ऐसा है जिसके कारण पेस्टिसाइड भी असर नहीं कर पा रहा, है ना। अब वो जिंदा जो रह जाएगा, वो आगे जाके क्या करता जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करता जाएगा, और उस और पेस्ट और जो हार्बिसाइड को बनाता जाएगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा, करता जाएगा। तो रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या, जैसे कि उसके जीन में से, कि मान लो कि ये तो वो थे ना, रेसिस्टेंट वैरायटी के थे, मतलब कि इनको पेस्टिसाइड से भी खतरा नहीं था, मतलब इसके जीन में कुछ ऐसा होगा जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो इससे इसके बाद की जो प्रोजेनी आएगी उसके जीन में भी तो वही होगा, उन्हीं का जीन होगा, मतलब कि वो तो और भी अच्छे होंगे ना, मतलब उससे तो और भी पेस्टिसाइड से, कुछ पेस्टिसाइड दोगे तो भी वो नहीं मरेंगे, मतलब थोड़ा चेंजेस आता जाएगा, रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, कुछ और चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आते जाते आते आते क्या हो जाएगा, इवोल्यू, मतलब थोड़ा सा चेंज। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है, तो आपको इसमें ये मैं सबको समझाना है। जैसे कि मान लो कि एक ये कीड़ा है, ठीक है, ये वो कीड़ा है जो जिंदा रह गया, मतलब पेस्टिसाइड देने के बाद भी जिंदा रह गया। वो कीड़ा है, इसने क्या क्या रिप्रोड्यूस किया, आगे जाके इस तरह बनाया। ये भी मान लो आगे जाके कुछ इस तरह बनाया, कुछ इस तरह से बनाया, कुछ इस तरह, फिर ये भी बनाया, रिप्रोड्यूस किया, प्रोजेनी कुछ इस तरह बनाया, ये भी रिप्रोड्यूस किया, प्रोजेनी कुछ इस तरह बनाया। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसी चेंजेस को तो हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं ना। तो उसी तरह जो ये जब ये रेसिस्टेंट वैरायटी के जो हर्बिसाइड्स थे, जो भी कीड़े थे, वो आगे जाके जो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, तो उसके जो जीन में जो चेंजेस आता जाएगा, जो अभी म्यूटेशन हो रहा है, उसके कारण क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन आएगा, और उस एवोल्यूशन को हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या कहेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल सिलेक्शन में जो डार्विन अंकल थे वो बताना क्या चाह रहे थे, कि किस तरह से एक कीड़ा बोलो या तो फिर हर्बिसाइड जो है अपना रिप्रोडक्शन अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और कैसे इसके इवोल्यूशन होता है, ये बताना था उनका। ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया। अब आगे आते हैं।
ये जो डार्विन अंकल थे, इनको घूमने का ना समझो तो यार बहुत शौक था है ना। क्योंकि डार्विन अंकल जो है वो एक बार कहाँ गए थे, गैलापागोस आइसलैंड गए थे। और गैलापागोस आइसलैंड में इन्होंने एक ईगल बिग को देखा, कुछ इस तरह दिखता था, देख लो डायग्राम इस तरह फिगर भी दिया हुआ है। तो ये जो ईगल बिग था इन्होंने देखा, ये देखो ईगल का काम क्या है कि मीट खाना है ना, कोई भी मीट है तो उसको खा सकता है, वो ईगल तो खा सकता है ना, जरूर खाता है। लेकिन इन्होंने देखा वहां पर कि ये जो ईगल है जिंदा रहने के लिए क्या कर रहा है, सीड को खा रहा है। मतलब ये आप क्या कर रहा है, सीड को खा रहा है, मतलब ये क्या कर चुका है, अपने आप को अडेप्ट कर चुका है कि भैया जिंदा रहने के लिए उसके अगर मांस नहीं मिल रहे, मतलब कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सीड खा करके भी जिंदा रह रहा है। मतलब ये खुद को क्या कर चुका है, अडेप्ट कर चुका था। उसी को कहते हैं एडप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं, एडप्टिव रेडिएशन। और इसको क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और ऐसा एडेप्टिव रेडिएशन कौन कौन करता है, तो डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये जो है अपने आप को अडेप्ट कर चुके थे कि जिंदा रहने के लिए अगर जो नीड इनको चाहिए वो नहीं मिल रही है तो भी ये दूसरा कुछ खा करके जिंदा रह लेते थे। यहाँ तक आपको समझना है कि एडेप्टिव रेडिएशन, जो आपने बोला ना, ये जो एडेप्टिव रेडिएशन, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे अभी हम इस चीज को लेकर चल लेंगे, है ना। आगे आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो अभी हमने कहा ना कि जो ये एडेप्टिव रेडिएशन है ना, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये जो एडेप्टिव रेडिएशन है, जो मतलब है कि जो डार्विन ने देखा था कि ईगल जो है वो क्या कर रहा है, सीड खा रहा था, तो ये जो एडेप्टिव रेडिएशन था अगर एक से ज्यादा, अगर एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर दिख जाए, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा हो, तो हम उस इवोल्यूशन को कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डेफिनेशन याद रखना है, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया, ये याद रह जाएगा आपको। ये बोर्ड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन जो है आपको पता ही है, एनसीईआरटी नीट में कभी डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, पर बोर्ड में आ सकता है, इसलिए मैंने बताया, इसके एग्जांपल्स भी है। अब है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब हम बताते हैं कि डार्विन्स ने इवोल्यूशन के लिए कौन कौन सा थ्योरी दिया। तो सबसे पहले थ्योरी क्या दिया उन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। और नेचुरल सिलेक्शन में क्या बताया कि वही ना बताया था कि जो हर्बिसाइड्स जो लग जाते हैं ना, ये जो हर्बिसाइड लग जाते हैं तो हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जिसमें कि सारे नहीं मरते हैं, जो रेसिस्टेंट वैरायटी रहते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है जिंदा रहने की, कि वो जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। और वो आगे जाके क्या करते हैं, आगे जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के बाद उनके कुछ क्या होता है, चेंजेस होते हैं, कुछ म्यूटेशन होता है, कुछ कैरेक्टर्स का इनहेरिट होता है, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। याद है, हमने जेनेटिक्स में ये तो पढ़ा था। तो इन कुछ न्यू कैरेक्टर्स का इनहेरिट होता है, जिसके कारण क्या आता है, उनमें म्यूटेशन आता है। म्यूटेशन आने का मतलब क्या है कि जो डीएनए है उसका सिंगल बेस पेयर में क्या हो रहा होगा, चेंजेस हो रहा होगा। जब बहुत बड़ा म्यूटेशन होता है ना, तब कहते हैं हम, जब म्यूटेशन होता है तब हम क्या कहेंगे, माइनर वेरिएशन। जब ज्यादा म्यूटेशन होगा तो हम कहेंगे उसको माइनर वेरिएशन। और जब बहुत सारे वेरिएशन देखेंगे तब हम जाके कहते हैं कि हाँ इसका इवोल्यूशन हो रहा है। तो देखो कितना को, अगर हम जेनेटिक्स अगर नहीं पढ़े होते तो क्या ये चैप्टर को हम कवर कर पाते, नहीं कर पाते ना। इसीलिए इस चैप्टर को कवर करने के लिए पहले हमें जेनेटिक्स पढ़ना जरूरी था। अगर आपका जेनेटिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, वो है लेमार्क। लेमार्क ने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो है फेल्ड भी हो गया था। इनका कहना था कि जैसे कि कोई बॉक्सर है तो उसका बेटा भी आगे जाकर के बॉक्सर बनेगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ वही कैरेक्टर इनहेरिट करेगा जो कि उसमें है। मतलब कि एक बॉक्सर के अंदर जो जीन है क्या वही, मतलब कि क्या उसका बेटा भी आगे जाके बॉक्सर ही बनेगा, क्या उतना ताकत आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये लैमार्क जो है आते से खत्म हो गया था, जो फेल हो गए थे। अब आता है जेनेटिक वेरिएशन में। किस में आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन में। तो जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जो जेनेटिक वेरिएशन होता है क्या वो डायरेक्ट होता है क्या,
मतलब कि ऐसा तो नहीं ना कि तुरंत ही जेनेटिक में चेंज, जीन में चेंज आने लगता है, ऐसा तो नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। मतलब कि अगर एक बार जैसे कि देखो, ये जो है पहले इस तरह इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर इस तरह से इसमें कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट, तब जाके एक इंसान बना मान लो, है ना। तब तो ये बंदर से इंसान बना ना। ऐसा तो हुआ नहीं ये डायरेक्ट बंदर था और कल जो इससे रिप्रोड्यूस हुआ डायरेक्ट इंसान बना, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब वो स्मॉल स्मॉल चेंजेस आए हैं। दूसरी बात डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब मेरे को ये बताना है कि जैसे कि ये इंसान बंदर से क्या बन गया, इंसान बन गया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल इंसान से बंदर बन जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए कहता है कि डायरेक्शनल है, मतलब एक बार जो हो गया सो हो गया। अब आगे आते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। कॉज्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, caused by the crossing over during gametogenesis। गैमेटोजेनेसिस जब हो रहा होता है, जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें जो क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है ना कि मटेरियल का चेंजेस, को भी कौन सा मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल। तो जब जेनेटिक मटेरियल का चेंजेस होता है इस गैमेटोजेनेसिस के प्रेजेंस में, तो उसको हम कहेंगे जीन रिकॉम्बिनेशन। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मैच्योर जर्म सेल। क्लियर है। दूसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात हम कर चुके हैं कि म्यूटेशन होता कैसे है, और म्यूटेशन के बारे में और भी कुछ बात है, जैसे कि ये जो म्यूटेशन होता है ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है। डिसकंटिन्यूअस सोर्स मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा म्यूटेशन हो, जरूरी नहीं है, रुक के भी हो सकता है। ऐसा मान लो कि अभी म्यूटेशन हो रहा है, फिर अगला में नहीं हुआ, फिर उससे हुआ उसमें हो रहा है, लेकिन अगला में नहीं हुआ, मतलब इस तरह चलता है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। और ये लार्ज तो होता है, और कैसा होता है, ये लार्ज होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। मतलब समझो तो ये जेनेटिक वेरिएशन का जस्ट अपोजिट है। क्लियर है। फिर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, तो इट इज क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली डिफरेंट इज इन वन और मोर ट्रेट्स। हाइब्रिडाइजेशन का कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब जेनेटिक का जो ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है, वो अगर एक या एक से अधिक ट्रेड्स में अगर ट्रांसफर हो रहा हो, एक या मोर वन और मोर ट्रेड्स में अगर ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फिर है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का क्या मतलब हो रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है, जो जीन फ्रीक्वेंसी से हमने पढ़ा है ना, जेनेटिक में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर आप जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, मैं तो इतना जरूर कहूंगा। तो जीन माइग्रेशन का कहने का मतलब है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना, जो जीन फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो, तो इसका एक फॉर्मूला था जो कि दिया था हार्डी बिम्बर्ग प्रिंसिपल ने, हार्डी बिम्बर्ग अंकल ने, जिसको हम कहते हैं हार्डी बिम्बर्ग प्रिंसिपल। वो क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो प्लीज आप, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। क्लियर आगे। तो जीन माइग्रेशन का मतलब है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है, जो न्यू पॉपुलेशन आ रहा है, उसमें भी जो चेंजेस आ रहे हैं जीन के माइग्रेट होने से, जो न्यू पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कहते हैं जीन माइग्रेशन। क्लियर है। डेफिनेशन आप याद कर लेना। देखो मैंने बताया ना हार्डी बिम्बर्ग प्रिंसिपल, मैंने तो सोचा मैंने नहीं लिखा है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, पर मैंने लिख दिया था। आप देखो मैंने बोला ना जेनेटिक्स टॉपिक है ये, अगर आप वो देखे तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इसी को देख रहे होंगे और बोलने के बाद भी नहीं जाएंगे, तो मैंने बता ही दिया था इसमें भी। P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है। P प्लस क्यू का मतलब क्या है कि P जो है वो फ्रीक्वेंसी किसका बताता है, डोमिनेंट एलील का। अब डोमिनेंट एलील है क्या है, ये आपको मैंने जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से बताया, बस अभी बता सकता हूँ कि जो कैपिटल है लेटर में लिखा हुआ डोमिनेंट है, जो रिसेसिव में लिखे होते हैं वो स्मॉल है ना। तो और क्यू क्या है, क्यू जो है वो रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी बताता है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें बताता है जो पी स्क्वायर है वो कैसे है, डोमिनेंट एलील है। क्यू स्क्वायर कैसे है, रिसेसिव एलील है। और 2pq क्या बता रहा है,
2PQ का मतलब है कि एक ये कैपिटल वाला ए आएगा और एक ये स्मॉल ए वाला आएगा, तो हम उसको कौन सा जाइगस कहेंगे, होमोजाइगस क्रोमोसोम या हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। तो हम उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। इसलिए हमने कहा है कि ए जो आंसर है क्या आएगा, ए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है किसका फ्रीक्वेंसी है, हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी है। और कैसा एलील है, तो दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील कहलाएंगे। क्लियर है। अगर आपको अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जाएं, और वहां पर मैंने अच्छे से बताया है, पूरा इजीली एक्सप्लेन किया है। मैं बार बार नहीं बता सकता, है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। अब आते हैं जीन फ्लो में। जीन फ्लो का क्या कहना है, कि जीन फ्लो का कहना है कि जब जीन माइग्रेशन बहुत बार हो जाए, मल्टीपल टाइम्स हो, तो हम कहेंगे उसको जीन फ्लो। फिर है जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट तब होता है जैसे कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी में अचानक से कोई चेंजेस आ जाए, अचानक से कोई चेंजेस आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर दो चीज आते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटल नेक इफेक्ट। मतलब अगर जीन फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो जाए तो दो तरह से हो सकता है, और दोनों इफेक्ट के बारे में हमने बात की कि एक क्या है, फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटल नेक इफेक्ट। पहले बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट के बारे में। फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे कि कोई बर्ड्स है या फिर कोई भी एनिमल्स है, जिंदा रहने के लिए क्या कर सकता है, या तो वो अपने मतलब अडेप्ट कर ले अपने आप को कि जो मिल रहा है वो खा ले, या तो फिर वो माइग्रेट कर जाए, मतलब कि ऐसा जगह चले जाए जहां पर वो जिंदा रह सकता है, उसे फूड मिल सकता है। तो फाउंडर इफेक्ट का कहना है कि जैसे कि कोई बर्ड है या फिर कोई भी एनिमल्स जो है जिंदा रहने के लिए क्या कर जाता है, माइग्रेट हो जा कर लेता है अपने आप को, या ड्रिफ्टेड बोलो तो माइग्रेट कर लेता है, मतलब ऐसी जगह चले जाता है जहां पर उससे खाना मिल सके। तो उसके कारण जो उसका जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जो था, मतलब जहां पर वो पहले रहता था, तो उसका पॉपुलेशन तभी ज्यादा था। अब मान लो अब वो चला गया कहीं और, तो उसका जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वहां पर क्या हो गया, कमी हो गया। क्लियर है, वो कमी हो गया। अब वो चला गया, मान लो कहीं और चला गया है, तो वहां पर तो वो अडॉप्ट नहीं कर रहा ना, मतलब वो तो माइग्रेट कर लिया, मतलब वो वहां पर भी समझ लो कि वो जो बर्ड होगा वो वहां पर भी जो है मीट खा रहा होगा, और जो दूसरे जगह गया वहां पर भी मीट खा रहा है, मतलब उसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया उस बीक की तरह। जो कि गैलापैगोस आइसलैंड में हमने देखा था कि जो बीक था वो सीड खा रहा था जिंदा रहने के लिए, पर इसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया है, माइग्रेट कर लिया है। तो उससे जो भी न्यू स्पीसीज का फॉर्म होगा, मतलब है कि वो जो है, वो जो न्यू यंग वंस को जन्म देगी, मतलब कि न्यू प्रोजेनी का जब फॉर्मेशन करेगी, तो उसके जो जीन में जो चेंजेस आएगा, जीन में जो चेंजेस आएगा, या फिर जीन फ्रीक्वेंसी बोल लो या एलेलिक फ्रीक्वेंसी बोल लो, बात एक ही है। ये भी मैंने आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बताया है। तो जीन फ्रीक्वेंसी और जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी, उसमें जो चेंजेस आएगा, उससे चेंजेस को ही बोलते हैं, उसमें चेंजेस होने वाले इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्लियर है। आगे आते हैं, आगे है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट कहता है जैसे कि मान लो कि अचानक से कभी अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, फ्लड्स आ जाए, स्टॉर्म्स आ जाए, है ना, ऐसा कुछ हो जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, वैसे जैसे कि अभी नॉर्मल आप खुद सोचो कि अचानक से आप बैठे हो और कुछ कोई फ्लड आ जाए, तो आप क्या करोगे। जो अमीर होंगे तो वो तो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, पर जो गरीब होगा वो क्या हेलीकॉप्टर मंगा सकता है, नहीं मंगा सकता, मतलब वो उसका तो नुकसान है, वो तो या तो जिंदा रहेगा या तो मर जाएगा वो, है ना। तो उसी तरह जो मतलब, तो वो जिंदा कौन रह रहा है, तो जिंदा वही रह रहा है जो अमीर है, मतलब जो पैसे वाला है ना, वही जिंदा रह रहा है ना। सारे लोग तो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि सारे के पास तो इतना पैसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बोलें, जैसे कि देखिए फ्लड आ रहा है, भाई हमें क्या करना है, तुरंत हेलीकॉप्टर को मंगा लेते हैं, इतना तो पैसा है नहीं किसी के पास। तो सारे लोग तो बचेंगे नहीं, बचेगा वही जो पैसे वाला है। तो उसी कहानी को आप यहाँ को रिलेट करो कि इसमें इसका कहना यह है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, अर्थक्वेक आए, वोल्केनिक इरप्शन आए, फ्लड्स आ जाता है, स्टॉर्म्स आ जाता है, तो वही स्पीसीज जिंदा रह पाएगा, वही स्पीसीज जिंदा रह पाएगा जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। नेचुरल सिलेक्शन जो पढ़ा था ना कि 90% जो भी हार्बिसाइड्स थे वो मर जा रहे थे, जो भी कीड़े थे वो मर रहे थे, लेकिन 10% जो बच जा रहे थे, क्यों, कि उसके अंदर फिटनेस था। तो उसी तरह बता रहे उसके अंदर कैपेबिलिटी था। तो इसी में भी इसका कहना है कि वही स्पीसीज जिंदा रहेंगे जिसके अंदर कैपेबिलिटी
एबिलिटी होगा, फिटनेस होगा कि नहीं भाई जिंदा रहना ही है, तो वो जिंदा रहेगा, वही जिंदा रहेगा और वो आगे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मैटिंग करेगा, है ना, और उससे क्या करेगा, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी न्यू स्पीसीज फॉर्म होगा उसमें जो चेंजेस आया होगा इस इफेक्ट के कारण, उस इफेक्ट को कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। क्लियर है। और ये दोनों इफेक्ट जो है ना रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि न्यू स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह होगा। क्लियर है। अब ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम नोट की बात करेंगे, पर ये लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि डार्विन्स और ह्यूगो डी वेरिस दो साइंटिस्ट है, जब बहुत जाने माने साइंटिस्ट है। ये है डार्विन अंकल। देखो जो इन्होंने बीक के बारे में बताया था, इसलिए इनका जो डायग्राम बनाया गया है कुछ इस तरह से बनाया गया था, आप देख के बता सकते हो। और आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो डार्विन थे वो कहाँ गए थे, दो ही जगह गए हैं, इंग्लैंड गए हैं। इंग्लैंड कहाँ गए, कब गए थे, जब व्हाइट माउथ और ब्लैक व्हाइट माउथ और ब्रेक माउथ को देख रहे थे, और दूसरी बार गए थे गैलापागोस आइलैंड जहां पर उन्होंने बी के देखा था और एडेप्टिव रेडिएशन देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उनकी, है ना। अब ये डार्विन और ह्यूगो डी वेरिस के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई कैसे क्या के बारे में थी वो देखो। ये डार्विन का कहना था कि वेरिएशन जो होता है वो बहुत धीरे होता है ना, धीरे धीरे ही होता है ना। सिंपल सी बात है, इतना देर से हम इवोल्यूशन देख रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहा है क्या स्लोली स्लोली चेंजेस हो रहा है ना। जेनेटिक वेरिएशन कैसा हो रहा है, स्लो ही तो होता है, मतलब स्मॉल होता है, डायरेक्शनल होता है। तो इनका कहना था कि जो वेरिएशन होता है वो भी बहुत ही हल्का होता है, माइनर वेरिएशन होता है। लेकिन इनका कहना था ह्यूगो डी वेरिस का कि डायरेक्ट म्यूटेशन हो जाता है। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या। दूसरी बात कह रहे थे डार्विन अंकल कि ये स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है, जो कि हमने देखा था, है ना, जस्ट हमने थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन में देखा है, यही तो देखा था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन ये इनका कहना था नहीं, रैंडम होता है और डायरेक्शनल लेस होता है, मतलब इनका कोई भी बात नहीं मान रहे थे, कि जो कह रहे थे ना ये उल्टा कह रहे थे। अगर ये कह रहे थे ना कि सेव मीठा होता है तो बोलते नहीं ये खट्टा होता है। हाँ और नहीं तो क्या। इनका कहना देखो, ये स्लो बोल रहे थे, ये स्लो चेंजेस होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो ये कहते हैं नहीं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, ये लो। अरे मान जाओ भाई, नहीं मानेंगे, लड़ाई करना है हमें। तो स्लो इनका कहना है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, जिसको कहते हैं सेलेटेशन। ये आपको वर्ड याद रखना है, सेलेटेशन। सेलेटेशन का मतलब क्या है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये आपको याद रखना है, उसको कहते हैं सेलेटेशन। तो ये इनके बीच लड़ाई हुई थी। अब सिंपल सी बात है, ये जो डार्विन अंकल थे वो 3 वोटों से जीत गए थे। है ना। आगे आते हैं, अब आगे आपको क्या याद रखना है वो देखो। यहाँ पर तो चैप्टर हो जाता है खत्म, पर कुछ कुछ साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है और कुछ नोट्स भी लिख दिया मैंने कि जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो वो मेरे को बताना था। एक्चुअली ये तो मैंने सिर्फ नोट्स में देने वाला था कि आप खुद पढ़ लो, पर मुझे पता है ना आप नहीं पढ़ोगे, मुझे ही पढ़ाओगे। इसलिए मैं तो सब बता ही देता हूँ। देखो एक सीलोकांत था जो कि कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता था 1938 में। क्लियर है। बिगेस्ट डायनासोर का नाम क्या है, ट्राइनोसोरस, जो कि 20 फीट लंबा होता था। 20 फीट समझ रहे हो, कभी इंच टाइप हो ना तो नाप लेना। फर्स्ट मैमल की बात करो तो फर्स्ट मैमल जो है वो कैसा दिखते थे, श्रियो लाइक दिखते थे। साउथ अफ्रीकन एनिमल्स आर ओवररिडन बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्रू नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स, मतलब इनका कैसा कहना मतलब है कि जो साउथ अफ्रीकन के एनिमल्स है और जो नॉर्थ अमेरिकन के जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, एक तरह से समझो तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही जिंदा रहते हैं। मतलब कि जब मान लो यहाँ पर ठंडा पड़ रहा हो तो यहाँ क्या पड़ रहा होगा, गर्मी। अब हो सकता है किसी भी किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर कोई भी मान लो कोई बर्ड है उसे क्या चाहिए, सिर्फ गर्मी में रहना पसंद है। तो सब सिंपल सी बात है, जब यहाँ ये साउथ में अगर ठंड होगा तो यहाँ का गर्मी हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा, वो बर्ड जो है माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और अपना खाना खाएगा। दूसरी बात, अब मान लो यहाँ जब ठंडा हो पड़ रहा होगा तो यहाँ गर्मी पड़ रहा होगा, तो जैसे ही इस बर्ड को एहसास होगा कि यहाँ ठंडा आ गया, तो ये फिर से उड़ेगा और कहाँ चला जाएगा, इस साउथ में चला जाएगा और वहां पर ये जिंदा रहेगा, है ना। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जिंदा रहते हैं एनिमल्स, ठीक है।
फिर है पॉज्ड एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया और सर्वाइव्ड ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और जो पॉज्ड एनिमल है वो भी जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं वो भी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही जिंदा रहते हैं। क्लियर है। फिर है डार्विन्स। डार्विन्स मैंने बताया डार्विन्स जो है वो कहाँ गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है नीट में भी, खास करके नीट वालों तो आप याद कर ही लेना। डार्विन्स जो है वो कहाँ गए थे, गैलापागोस आइसलैंड गए थे। और एक अल्फ्रेड जो थे, अल्फ्रेड भी थे, वो कहाँ गए थे, वो मलाई गए थे। ठीक है, अल्फ्रेड जो है वो मलाई गए थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपको ज्यादातर ये आता है, पर बहुत बच्चे अगर ये पढ़ ली हो तो मैंने सोचा कि बता देते हैं कि जो अल्फ्रेड है वो मलाई गए थे और डार्विन्स गए थे गैलापागोस आइसलैंड। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है किसने, ऑपरिन और हेल्डन ने। हॉट डाइल्यूट दिया है हेल्डन ने। सिर्फ हेल्डन ने क्या दिया है, हॉट डाइल्यूट दिया था। जर्म थ्योरी जो है वो दिया था लुईस पास्चर ने। किसने दिया है, लुईस पास्चर ने। जर्म थ्योरी क्या किसने दिया है, तो लुईस पास्चर ने। ये सारे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे, याद कर लेना। नीट के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिखा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था मतलब इतना मेहनत करने का, है ना। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। बायोजेनेटिक लॉ को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन कहते हैं, जो कि हमने देखा था किस तरह अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और किस तरह से किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया था। फिर आता है म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशनल थ्योरी दिया है ह्यूगो डी वेरिस ने, जो कि जिसने के कारण लड़ाई भी हो गया था, आपने देखा था किसके साथ लड़ाई कर लिया था इसने, डार्विन के साथ। देखो इन्होंने बताया ना म्यूटेशन के बारे में, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ह्यूगो डी वेरिस थे उन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी दिया था। फिर है प्रोजेक्ट ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे कौन काम कर रहे थे, तो थॉमस माल्थस काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट ऑन जियोलॉजी काम कर रहे थे चार्ल्स लिली। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप फिर भी याद कर लेना। याद करोगे तो पूरा ही याद करो क्योंकि एग्जाम, देखो यार एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकता है। ये तो अभी तक नहीं आया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है कि कल ही तो जो आप एग्जाम है उसमें आ जाए, पर इसलिए आप दो को याद ना करो ये अच्छी बात नहीं है, आप याद कर ही लेना। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, आप भूलोगे ही नहीं कि किसने दिया, डार्विन अंकल ने दिया था। और एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस भी नहीं भूलोगे क्योंकि लेमार्क जो अंकल ने दिया था और इन्होंने तुरंत फेल हो गए थे, ये भी बात हमने बताई थी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर एनईटी के लिए बहुत क्रूशल है और आज हम इसके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन आईपैड नोट्स या फिर बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपनी अमेजिंग जर्नी। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एफआईआर उनके एंजाइम्स को उसे करते हैं। किस लिए? ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाने के लिए जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो। सोचो, जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना या एफआईआर वाइन बनाना, ये सब भी एक तरह से ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ही है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए को चेंज करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंजेस ला सकें। और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लार्ज स्केल पर माइक्रोब्स या सेल्स को ग्रो करते हैं ताकि हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली दो कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं, उसको वेक्टर में डालते हैं और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। इसे हम अस होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देते हैं, जिसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डालना। और दूसरा प्रिंसिपल है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम एक स्टेराइल यानी कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। क्यों? ताकि हमारे डिजायर्ड माइक्रोब्स ग्रो हो सकें और हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेट ना हो। ये बेड स्केल पर प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ओके,
अब बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए कैसे बनता है। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब बनता है जब हम दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को कंबाइन करते हैं। जैसे हमने एक फॉरेन जीन लिया और उसको बैक्टीरिया के प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया। ये प्रोसेस ना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ले आया है। इसे हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं जो पहले पॉसिबल ही नहीं थे। ओके, तो अब देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत कैसे हुई। इसका क्रेडिट जाता है पॉल बर्क, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन को। 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने पहली बार एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एस्टरिस्क सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एस्टरिस्क के प्लास्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को डाला और इसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का उसे किया। ये वो एंजाइम्स है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर कट करते हैं। और फिर डीएनए लिगेज का उसे किया जो कट किए हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी। ओके, चलो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना होता है। सोचो, जैसे एक सेल में से डीएनए निकलना, ये कुछ ऐसा है जैसे एक मुट्ठी चावल में से एक दाना निकलना। तो पहले हम सेल को तोड़ते हैं यानी लिसिस करते हैं। फिर उसके अंदर से सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, आरएनए, लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड्स उनको रिमूव करते हैं। इसके लिए हम एंजाइम्स यूज करते हैं। कौन से एंजाइम्स? जैसे लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, सेल्यूलेज प्लांट सेल वॉल के लिए और चिटिनेज फंगल सेल वॉल के लिए। प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीज और आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लीज यूज करते हैं। और फाइनली चिल्ड एथेनॉल डालकर डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं। डीएनए एकदम फाइन थ्रेड्स की तरह दिखता है। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। ओके, डीएनए आइसोलेशन के बाद अगला स्टेप क्या है? डीएनए को स्पेसिफिक जगह से कट करना। और इसके लिए हम उसे करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। ये एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पर कट करते हैं। और सुनो, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। जैसे EcoRI एक बहुत कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो गाटक सीक्वेंस पर कट करता है। ये एंजाइम्स पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पर कट करते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस एक डायरेक्शन में पढ़ने पर वही होता है जो दूसरे डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मलयालम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के कट्स देते हैं। पहले है स्टिकी एंड्स जो ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस होते हैं और दूसरे हैं ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। ओके, डीएनए को कट करने के बाद हमें अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक क्लोनिंग वेक्टर में डालना होता है। अब ये क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली व्हीकल्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाते हैं और वहां रिप्लिकेट करते हैं। प्लास्मिड्स जो बैक्टीरिया में नेचुरली फाउंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ये सबसे कॉमन वेक्टर्स हैं। बैक्टीरियोफेजेस और कॉस्मिड्स भी वेक्टर्स की तरह उसे होते हैं। एक आइडियल वेक्टर में कुछ खास फीचर्स होने चाहिए। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओरी, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स यानी जिसमें वेक्टर गया है और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये सब सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। और तीसरा है क्लोनिंग साइट्स जहां फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ओके, अब जब हमने डिजायर्ड जीन और वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया है तो अगला स्टेप है लिगेशन यानी उन्हें जोड़ना। इसके लिए हम डीएनए लिगेज एंजाइम यूज करते हैं। डीएनए लिगेज कट किए हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड्स बनाकर जोड़ देता है और इसे बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए मॉलिक्यूल। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद
यूज होस्ट सेल में ट्रांसफर करना होता है। अब होस्ट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, मतलब उन्हें डीएनए अपटेक के लिए रिसेप्टिव बनाना। इसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जैसी केमिकल्स यूज करते हैं, जो डीएनए को सेल वॉल से एंटर करने में हेल्प करते हैं। फिर सेल्स को आइस पार रखते हैं, एक ब्रीफ हीट शॉक देते हैं 42 डिग्रीज सेल्सियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फिर वापस आइस पार रखते हैं। इसे सेल्स में टेम्परेरी पोर्स बैन जाते हैं और डीएनए अंदर चला जाता है। माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक्स, जिसे जीन गन भी कहते हैं, ये भी डीएनए ट्रांसफर के मेथड्स हैं। माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं, और जीन गन में डीएनए कोटेड गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स को प्लांट सेल्स पर हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करते हैं। ओके, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में एंटर कर जाता है, तो अगले स्टेप्स में हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को स्क्रीन करते हैं, और यहीं पर सिलेक्टेबल मार्कर्स का रोल आता है। अगर हमने एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला प्लास्मिड यूज किया है, तो जो बैक्टीरिया एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करेंगे वो ट्रांसफॉर्म्ड है, और जो नहीं करेंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। एक और मेथड है जिसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, डिजायर्ड जीन को एक मार्कर जीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसे मार्कर जीन इनएक्टिव हो जाता है। जैसे अगर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को डिसरप्ट करते हैं तो कॉलोनीज व्हाइट हो जाती है, जबकि फंक्शनल जीन होने पर ब्लू कॉलोनीज बनती है। तो इसका मतलब व्हाइट कॉलोनीज सक्सेसफुल इंसर्शन को इंडिकेट करती है। ओके, फाइनली जब हमें डिजायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल मिल जाते हैं, तो उन्हें हम लार्ज स्केल पर कल्टिवेट करते हैं ताकि हमारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिल सके। इसके लिए हम बायोरिएक्टर्स का उसे करते हैं। अब ये बायोरिएक्टर्स क्या है? ये बेड वेसल्स होते हैं जिनमें 100 से 1000 लीटर्स तक की कैपेसिटी होती है। यहां सेल्स को ग्रोथ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। इसमें पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम और फोमिंग कंट्रोल जैसे फीचर्स होते हैं। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स सबसे कॉमन होते हैं। इनमें एक स्टरर होता है जो कल्चर को मिक्स करता है और ऑक्सीजन अवेलेबल रखता है। इसे हमें अपने डिजायर्ड प्रोटीन या प्रोडक्ट का मैक्सिमम यील्ड मिलता है। ओके, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो यूज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू प्योरीफाई करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन और प्योरिफिकेशन टेक्निक्स आती है। जो प्रोडक्ट बायोरिएक्टर से निकलता है ना, वो क्रूड फॉर्म में होता है। इसमें सेल्स, मीडिया कंपोनेंट्स और अनवांटेड प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इस प्रोडक्ट को फिर रिगरसली प्योरीफाई किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स किए जाते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर कोई ड्रग है, के बाद मार्केट में रिलीज किया जाता है। हर प्रोडक्ट की अपनी यूनिक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्ट्रैटेजी होती है, और ये स्टेप बहुत हाई क्रूशल है प्रोडक्ट की प्योरिटी और सेफ्टी के लिए। ओके, तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये एक बहुत हाई एक्साइटिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। हमने देखा ना कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से कट करते हैं, वेक्टर्स में डालते हैं, होस्ट सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, और फिर अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। हर एक स्टेप में प्रिसिजन और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। याद रखना, एनईटी में हर टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते रहो। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। सारे हैंडरिटन नोट्स और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो नियर फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम एक और बहुत ही रोचक और जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस समझे थे। अब हम देखेंगे कि ये अमेजिंग साइंस हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, खासकर मेडिसिन और एग्रीकल्चर में। ये चैप्टर एनईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसके हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे।
अगर आपको इस चैप्टर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए और बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपनी इस एक्साइटिंग जर्नी को। ओके, बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट्स को उसे करके ह्यूमंस के लिए यूजफुल चीज़ीन बनाने का साइंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम डिजीजेस डायग्नोज कर सकते हैं, नई मेडिसिन बना सकते हैं, क्रॉप्स को बेहतर बना सकते हैं और बहुत कुछ। ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक पावरफुल टूल है। ओके, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। बढ़ती पॉपुलेशन के लिए खाना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन बढ़ाई, लेकिन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उसे करते हैं क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए, जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओज कहते हैं। जीएमओज ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई या बैक्टीरिया है जिनके जीन्स को चेंज किया गया है। ओके, जीएमओज के फेड है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, ठंड, सूखा, केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम, मिनरल यूसेज एफिशिएंसी बढ़ना और न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करना, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए। ओके, डिटेल में समझे बीटी क्रॉप्स और पेस्ट रेजिस्टेंस। बीटी बैसिलस थोरेंजिएंसिस बैक्टीरिया से आता है जो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाता है। इसके क्राई जीन्स इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनते हैं। जब इंसेक्ट आईएसी खाता है, उसके एल्कलाइन गट में ये एक्टिव टॉक्सिन बैन जाता है जो मिडेड सेल्स में पोर्स बनाकर इंसेक्ट को मार देता है। ह्यूमंस पर असर नहीं होता क्योंकि हमारा गट एसिडिक होता है। ओके, ये क्राई जीन्स प्लांट्स में डाल दिए जाते हैं। बीटी कॉटन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रायक और क्राइब कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं और क्रायब कॉर्न बोरर को। इसे पेस्टिसाइड्स कम लगते हैं और एनवायरनमेंट सेफ रहता है। ओके, पेस्ट रेजिस्टेंस का एक और तरीका है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई। ये यूकैरियोट्स में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट्स बनाए गए हैं। मेलाडोजीन इनकॉग्निटा निमेटोड टोबैको रूट्स को डैमेज करता है। आरएनएआई में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएसआरएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है जो स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। ओके, जब निमेटोड इन्फेक्टेड प्लांट को खाता है, डीएसआरएनए उसके अंदर जाकर उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी जीन के एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है और निमेटोड मर जाता है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। ओके, अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन में रेवोल्यूशन लाया है, सेफर और इफेक्टिव ड्रग्स बना रहे हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन डायबिटीज के लिए। पहले एनिमल इंसुलिन से एलर्जी होती थी। इलाई लिली ने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन को जेनेटिकली इंजीनियर किया। इंसुलिन में ए और बी चेन्स होती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में ए और बी चेन्स को सेपरेटली ई कोलाई में बनाकर फिर कॉम्बाइन किया गया। ये बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसा होता है और एलर्जीज नहीं होती। ओके, जीन थेरेपी डिफेक्टिव जीन को हेल्थी जीन से रिप्लेस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करने के लिए। पहली जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी जिसे एडेनोसाइन डिएमिनेज अदा डेफिशिएंसी थी, सेड का कारण। ओके, अदा डेफिशिएंसी में पेशेंट के लिम्फोसाइट्स निकालकर अनमेन फंक्शनल अदा सीडीएनए रेट्रोवायरल वेक्टर से डालते हैं, फिर वापस बॉडी में डाल देते हैं। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट क्योर के लिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो सेल्स में जीन डालना एक ऑप्शन है। ओके, मोलेक्युलर डायग्नोसिस डिजीजेस को अर्ली और एक्यूरेटली डायग्नोस करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए या आरएनए के टाइनी अमाउंट्स को एम्प्लीफाई करता है, जिसे लो कॉन्सेंट्रेशन वेल पैथोजेंस जैसे एचआईवी या कैंसर म्यूटेशंस डिटेक्ट होते हैं। ईलीसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंट ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पार बेस्ड है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या एंटीजेंस डिटेक्ट करता है, जैसे एचआईवी डिटेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डीएनए प्रोब्स बनते हैं जो पर्टिकुलर जीन्स या म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये वो एनिमल्स है जिनके डीएनए में फॉरेन जीन डाला गया है जो एक्सप्रेस होता है।
ये ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जीन्स के रोल्स को समझने के लिए। स्टडी ऑफ डिजीज, ह्यूमन डिजीजेस, कैंसर, एल्जाइमर्स के मॉडल्स की तरह उसे होते हैं ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स टेस्ट करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। रोजी, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ने ह्यूमन अल्फा-लैक्टोल्ब्यूमिन एनरिच्ड मिल्क दिया 2.4 GL, जो बेबीज के लिए न्यूट्रिशनल था। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक माइस को पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए उसे करते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ड्रग्स और केमिकल्स की टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए। ये एनिमल्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, जब बायोटेक्नोलॉजी इतने पावरफुल टूल्स दे रही है तो कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जैक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बनाई है जो जीएम रिसर्च की वैलिडिटी और सेफ्टी इवैल्यूएट करती है। ओके, एथिकल कंसर्न्स है ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करने का अधिकार, जीएम फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और ह्यूमन जर्मलाइन इंजीनियरिंग, फ्यूचर जनरेशंस के जीन्स को ऑल्टर करना। ये सब सेंसिटिव इश्यूज है। ओके, आखिरी टॉपिक है बायोपायरेसी और पेटेंट्स। बायोपायरेसी टैब होती है जब मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस किसी कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को बिना ऑथराइजेशन और पेमेंट के उसे करते हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज में बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है। ओके, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है बासमती राइस। इंडिया में सदियों से कल्टिवेट होता है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इस पर पैटेंट ले लिया था। हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज की चोरी थी। इंडिया ने चैलेंज किया और पैटेंट के कुछ क्लेम्स इनवैलिडेट करवाए। टर्मरिक और नीम पर भी ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं। गवर्नमेंट्स को पैटेंट लॉज मॉडिफाई करने पड़ते हैं अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी एंड हमने देखा कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन में क्रांति ला दी है, लेकिन इसके साथ हाई एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। एनईटी के पर्सपेक्टिव से बीटी क्रॉप्स, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और बायोपायरेसी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते रहो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। सारे हैंडरिटन नोट्स और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट।